नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हमारी क्यों घंटी बजी इस प्लेटफॉर्म के तहत आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और स्वागत है हमारे हर दिल अजीज जनाब वीरेंद्र सक्सेना साहब, जो कि एन अमेजिंग एक्टर, पेंटर एंड राइटर हैं। सक्सेना साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं स्वागत करूंगा अपने इस तबले की शुरुआत से, जो कि आपके लिए है। नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। वीरू सर, वेलकम टू द शो एंड आई बिगिन सर। M2M कैसा रहा? M2M मतलब M2M में तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया। मतलब मैं जहां था वहां से मुंबई कैसे आया? परफेक्ट सर, यू गॉट इट। मथुरा टू मुंबई। मथुरा टू मुंबई ना। हाँ जी, हाँ जी। M2M तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है यार। वो सर शॉर्ट में बता दीजिए। शॉर्ट में तो शॉर्ट में ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया, साइंस ग्रेजुएट था मैं, और पॉलिटिकल साइंस में MA करना चाह रहा था। वैसे ही कुछ नहीं कर रहा था तो, लेकिन मुझे लगा कि पॉलिटिकल साइंस में करने का कोई मीनिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, जिंदगी तो ऐसी खराब गुजरनी है। मैंने भी पॉल साइंस, आई हैड पॉल साइंस समझ में आ गई थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो मथुरा वाला शहर है वो चूंकि रिलीजियस सिटी है, तो थोड़ी सी वहां पे गुंडागर्दी थोड़ी सी जरा ज्यादा होती है। मतलब हर रिलीजियस शहर में अगर आप कहीं भी चले जाएं तो एक उस तरीके के एलिमेंट थोड़े से ज्यादा होते हैं। और मैं क्योंकि थोड़ा सा पॉपुलर आदमी था, तो मेरे को दोनों ही साइड के लोग जानते थे। वो मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मुझे लगता था कि कहीं इस चक्कर में मैं कभी ट्रैप में फंस नहीं जाऊं। तो मुझे लिए जरूरी हो गया था कि मैं उस शहर को पहले छोड़ूं, क्योंकि आई वॉज टू मच इनटू इट। और थोड़ा सा पॉपुलर होने का फायदा होता है। और लोग आप मुझसे वैसे ही कहते थे कि तुम तो एक्टर हो यार, ऐसा कहते थे। मुझे नहीं मालूम तो क्यों कहते थे, क्योंकि मैं इंसिडेंट्स वगैरह जब उनको सुनाता था कोई, तो वो कहते थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग वे में तुम किसी चीज को नरेट करते हो टाइम। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा मुझे ये शहर छोड़ना है। दिलीप चौधरी मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ मुझे, राजा महेंद्र प्रताप एक राजा थे, उनके बारे में आपने सुना होगा, फ्रीडम फाइटर थे, बहुत बड़ा नाम था। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, पता नहीं कितना सच है कि नहीं, कि जो आजाद हिंद फौज बनाई थी, मैं उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अच्छा, कंट्रीब्यूशन था। आज भी जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, आजाद हिंद फौज का नाम आता है, तो उनका नाम साथ में आता है। और वो मुझे उनके पास वृंदावन ले गया। वृंदावन में एक महल था और उन्होंने मुझसे कहा कि आ जाओ, 100 रुपये महीने पर मैं उनका सेक्रेटरी हो गया। पर सर ये 100 रुपए ये कैसे आपको मिले? कहाँ ये राजा साहब? राजा साहब वृंदावन में रहते थे। अच्छा, वृंदावन में रहते थे। वृंदावन में रहते थे, उनका स्कूल है, बहुत बड़ा महल है उनका। अच्छा, बहुत बड़ा। और वो मुझसे बड़े खुश थे, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है जी। बड़े खुश थे। और उन्होंने कहा चलो मेरे साथ, मुझे कहीं ना कहीं निकलना था। और इन दोनों, और उसमें क्या था, मुझे रहना फ्री था, खाना फ्री था, कपड़े फ्री थे, धुलना फ्री था, सब कुछ था। सिर्फ मुझे सुबह ही सुबह उनके साथ ब्रेकफास्ट करना पड़ता था। उसके बाद मुझे 3 चिट्ठियां लिखनी पड़ती। ब्रेकफास्ट 3 चिट्ठी बाद में 3 मोस्टली लगवाते थे कि वो कोई बुक पोस्ट में 3 चिट्ठियां जाए तो 15 नए पैसे लगते थे। तो वो कहते थे कि 3 भाई, अगर 4 हो गई तो पैसे बढ़ जाएंगे पोस्ट ऑफिस में, तो फिर वो 2 चिट्ठियां और लिखनी पड़ती थी। करेक्ट। वो पोस्ट ऑफिस के उस टाइम पे अलग मापदंड होते थे। तो वो उस तरीके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आदमी थे। सब धर्म वाली बात बहुत करते थे कि सारा एक ही कोई धर्म नहीं होना चाहिए। उसी के लिए वो सारी चिट्ठियां लिखवाते रहते थे। और मैं उनके यहाँ हो गया। फिर मेरी मथुरा के एक मेरे दोस्त हैं, अनिल चौधरी, मेरे सीनियर हैं जी। वो उन्होंने नेशनल स्कूल ड्रामा से पास किया था उसी साल। तो वैसे ही उनसे मिलने के लिए गया, क्योंकि मैं तो 11 बजे फ्री हो जाता था सुबह, 9:30 बजे राजा साहब के साथ ब्रेकफास्ट, उसके बाद चिट्ठी और पोस्ट ऑफिस जाकर के उनको बुक पोस्ट करना, फिर अपन फ्री है तो मैं उनके पास चला गया। उन्होंने कहा कि मुझे एक प्ले कर रहा हूँ, तू आ जाओ। इन्ना की आवाज करके एक प्ले था। कौन सा सर? इन्ना करके वो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा प्ले था। वो मैंने किया। मेरे को तो मैंने कभी कोई ऐसे तरीके का एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन मेरे साथ काफी बड़े बड़े लोग थे उस टाइम के। मतलब जैसे कि उसमें पंकज कपूर थे जी, और नीना गुप्ता भी थी एक बार में, और एक बार अपने वो दीपक काजल भी थे। काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि आज भी, कुछ लोग आज भी नोन है, कुछ लोग उस वक्त बहुत नोन थे, थिएटर की बड़े नोन थे। तो मैंने वो किया। और जब किया तो थोड़ा अखबारों में काफी नाम आ गया मेरा, कुछ मतलब
तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, अखबार में नाम छप रहा है यार। तो राजा साहब की नौकरी छोड़ दी। फिर सर राजा साहब ने चिट्ठियां किससे लिखवाई? वो राजा साहब मैंने छोड़ी, कहते राजा साहब कह रहे थे कि वो उनकी मसूरी जा रहे थे, वो मसूरी और देहरादून और मसूरी के बीच में उनके पास एक वो उनका एक बंगलो है जी। तो वहां जा रहे थे। उन्होंने कि चलो, मैंने कि सर मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, मैं देख के आऊंगा, आप चले जाओ। आप ऐसा करके मैंने फिर कहा, मेरे बड़े भाई मुझसे इमीडिएटली बड़े जो उनके एक दोस्त थे मिस्टर दिनेश अग्रवाल, जिनको हम कुमार साहब कहते हैं, मेरे भाई ने उनसे कह दिया, वो बड़ा आदमी था सर, बहुत बड़ा वो आदमी है मतलब, और उनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट था, उनका एक बहुत बेहतरीन घर था जहाँ शादीशुदा थे नहीं, जहाँ लेकिन बस घर जो है वो पूरा का पूरा दारू से भरा हुआ था और हाँ मतलब माँ और खाना बनाने वाला भी कोई नहीं था। अच्छा, ओ भाई अपने निकल गए। अब उनके साथ जाता था, उनके साथ नहीं गया तो अकेला जाता था, उनको अगर लेट होती थी और पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि 100 रुपए महीने तो मतलब राजा के यहाँ से मिलते थे, तो अभी 100 रुपए कैसे का है। मेरा बड़ा भाई जिसने की जिनके के दोस्त थे कुमार साहब, दिनेश जी भाई, वो मेरा बड़ा भाई, उसने LIC ज्वाइन की थी, जिनका बेटा है तो मैंने अभी मिलवाया, हंस, हाँ, जो कि एक फिल्म मेकर है, वो 100 रुपए महीने भेजते थे मेरे को, और मैं पोस्टर बनाता था हाथ से, 2 रुपए पर पोस्टर। 2 रुपए किस चीज के पोस्टर सर? प्ले के, ओके, प्ले के वो सारे ग्रुप के पोस्टर भाई, लेकिन मेरे पास कुछ होता तो था नहीं, मैं कहता था सारी चीजें लाके दे दो। ओके, पेंटिंग, क्रेयॉन्स, पेस्टल कलर वलर जो भी है वो दे दो। वो उस तरीके कोई बहुत बड़े भयंकर पोस्टर तो होते नहीं थे, लिखना होता था कि कौन सी तारीख को कौन सा प्ले हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, उस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन होती थी। कोई डिजाइन्ड पोस्टर उस तरीके के नहीं होते थे, अदरवाइज तो बहुत कॉस्टली अफेयर होता। करेक्ट। तो मैं करता था और जिंदगी गुजारता था। दुख होता था कई बार, जब एक बार पता लगा कि पहले मैं जहाँ पे रहता था सर्वोदय एन्क्लेव से, वहां से NSD तक पहुंचने के मेरे को 30 पैसे लगते थे, अचानक पैसे बढ़ गए 60 लगने लगे, तो मेरे को दुख हुआ। मैंने कहा जिंदगी में ये 60 नए पैसे डेली एक्स्ट्रा जो है वो कहाँ से लाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा ये करने लगा। फिर क्या हुआ, मेरे एक सीनियर है MK रैना, तुमको शायद मालूम, बहुत बड़ा नाम है जी जी जी, 27 डाउन करके एक फिल्म की थी, करेक्ट, वो बहुत बड़ा नाम है जी। उनके साथ हम लोगों ने एक ग्रुप शुरू किया, प्रयोग करके। उस प्रयोग ग्रुप में हम लोग एक प्ले करते थे, जुलूस, एक स्ट्रीट प्ले। उस स्ट्रीट प्ले ग्रुप में मेरे साथ, शायद आपने सुना भी हो, आप जरूर जानते होंगे, सुधीर मिश्रा, 100%, यस डायरेक्टर। काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि उस वक्त थे, विनोद दुआ, वो उस तरीके के, जिनका छोटा भाई सुधांशु, ही इज नो बहुत FTI, वो था, और मनोहर खुशलानी हमारा एक दोस्त है। इस तरीके के काफी सारे लोग थे। वो क्या करते थे कि जब हम प्ले खत्म हो जाने के बाद हम पैसा कलेक्ट करते थे, तो उसमें तो 25-50 रुपए आ जाते थे, तो सबों को पैसे मिलते थे, तो वो अपने पैसे नहीं लेते थे, वो मुझे देते थे। कमाल है, ब्यूटीफुल। इस तरीके से अपना जीवन चलता रहा। फिर NSD ज्वाइन कर लिया, तो स्कॉलरशिप मिलने लगी। सर जैसे आपको पैसे मिल जाते थे, अमरजीत सारे पैसे मुझसे ले लेता है। ये सारे पैसे ले लेता है, देता नहीं गई। ऐसा है अमरजीत, ये तो बुरी बात है यार। भैया ये राष्ट्रपति भवन में पैदा हुआ बंदा है, सर ईमानदार लोग हैं यार, ईमानदारी से। सर ये ईमानदारी का जो कीड़ा, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, सारी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है सर। सारी लाइफ स्ट्रगल में निकल जाती है, ये आप भी जानते हैं। ये आपका कॉम्प्लीमेंट मैं जरूर रिसीव करूंगा, और ये हमारे पूर्वजों की दुआ है कि हम लोग एक अच्छे परिवार, इट्स आउट ऑफ लक दैट आई वाज बोर्न हियर, बट हाँ, ईमानदारी का अपना एक नशा है। हाँ, यस, उसका वो ये है कि हाँ, अच्छे परिवार से कोई गड़बड़ वाला काम नहीं करेंगे। तो ये बताओ। अच्छा वीरू सर, ये बताएं, सारे श्रोता सुनना चाहते हैं समथिंग अबाउट द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वेयर इज इट सिचुएटेड, और ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एंट्रेंस कैसे होती है सर, कैसे, हाउ डू यू एंटर? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
मंडी हाउस करके एक जगह है जी, वहां पर है ये, बंगाली मार्केट के पास। है बंगाली मार्केट के पास हाँ। भी। और ये बहावलपुर हाउस करके एक राजा का वो था, उसमें है ये। पहले वहां पर कथक केंद्र भी होता था, लेकिन कथक केंद्र अब अलग हो गया, वो पूरा का पूरा को मिल गया है। इससे पहले रविंद्र भवन में भी हुआ करता था, तो लेकिन अभी ये वहां है। और वहां का एडमिशन होने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। पहले तो इंटरमीडिएट हाई स्कूल पास भी ले लेते थे, अब ग्रेजुएट लोग लेते हैं। एक रिटन पेपर होता है, रिटन पेपर में बेसिकली रिटन पेपर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, वो तो ये बताने के लिए होता है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, मतलब होता था कि आपने कितना काम किया है, किन किन के साथ काम किया है। आप ऐसे तो नहीं है कि कोई भी उठाया सिर उठा करके आ गया, क्योंकि वहाँ एग्जाम सीट जो है वो 25 है, जो कि कभी भी नहीं होती है। 20, 21, 22, 18 ऐसे करके होती है। उसमें भी कुछ बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, दूसरी कंट्री के लोगों के लिए, जैसे हमारे साथ मॉरिशस के लोग थे, बांग्लादेश के लोग थे, इस तरीके का। नाइजीरिया का था, हमारे साथ नहीं था, वो मुझसे सीनियर था। तो इस तरीके के होते हैं। फिर उसके बाद एक हफ्ते की वर्कशॉप होती है आजकल जी। वर्कशॉप में जिन जिन लोगों को उन्होंने सेलेक्ट किया होता है, माना 50 लोग, अब उनके साथ एक हफ्ते की वर्कशॉप करेंगे। अच्छा। वर्कशॉप में वो देखते हैं कि कौन समझदार है, कौन कैपेबल है, कौन चीजों को समझता है, कौन मतलब वो अपनी समझ है कि नहीं, एक एनालिस्ट चीजों को एनालाइज करने की एक उसकी समझ है या नहीं। क्योंकि बेसिकली जैसे कि हमारे यहाँ एनएलटी में जब पेपर देते थे, तो पेपर मतलब ऐसा नहीं था, पेपर आप सारी किताबें लेके बैठ जाओ, क्योंकि क्या करोगे आप, नकल, आपको कोई एकेडमिक चक्कर तो था नहीं। एक है उसको एनालाइज आप करोगे, जब आप करोगे तो आपने उसको कैसे समझा वो इम्पोर्टेंट है। किताब लेके बैठ जाते कि हम जैसे कभी पेपर लेट हो गया तो हमारी कीर्ति मैम थी, वो तो पेपर लगा देती थी एक हफ्ते पहले कि दीज आर द क्वेश्चंस, अरे वाह, जो तुमको देने हैं। मतलब इस तरीके का एक बड़प्पन है। हाँ। अभी पता नहीं अभी होता है कि नहीं होता है कि दीज आर द क्वेश्चंस, कोई किसी की कोई उस पर डाउट नहीं था। आप कितने क्रिएटिव हैं इस पर डिपेंड करता है। ये सवाल है, इनका क्या जवाब देना है। जैसे कि मैं अचानक था, मैं लेट हो गया, तो मेरे तुम लेट हो गए, मैं 15 मिनट लेट हो गया, देर से उठा, जब पहुंचे एनएसडी पहुंचा हॉस्टल से, तो मैंने कि मैम मुझे चाय पिलवा दो, तो उन्होंने फोन कर दिया। और मैंने कहा एक मैं सिगरेट पिया हूँ, तो बाहर आकर के सिगरेट पी रहा था, तो अंदर के अंदर सिगरेट पिया करता था, क्या अपना पेपर दिया। वो इस तरीके का एक बड़ा बेहतरीन क्या बात हाँ होता था। अभी कितना है इसके बारे में नहीं कह सकता। तो वहां का बिल्कुल ही जाता हूँ, लेकिन अभी जो नई जनरेशन है वो भी कुछ अलग है, वो भी कुछ मतलब बॉम्बे आने वाली जनरेशन है, मतलब वो थिएटर वाली नहीं है। हमारा टाइम में ये था कि पहले जम करके थिएटर कर लो, जिससे कि आप परफेक्ट हो जाओ, उसके बाद आपकी जिंदगी आप जैसे गुजारनी गुजारो। क्योंकि सर थिएटर और मैं बॉम्बे आया हूँ 89 में, 7 साल मैं फिर भी दिल्ली रह करके थिएटर ही कर रहा था। मैंने जब वो फिल्म की ना तमस करके, जो मैंने एक सरदार का रोल किया था, जर्नैल सिंह वाला, जर्नैल सिंह, हाँ वो बड़ा पॉपुलर हुआ था। आप कभी देखिएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिए सर, देखिए सर। मेरू सर, वहीं से तो आप हमारे दिमाग और दिल में घुसे हुए हैं, मुझे अच्छे से याद है वो इकट्ठा बैठ के देखिए। बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ बॉम्बे आने का जी। बॉम्बे भी मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं जाऊंगा यार, क्योंकि मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकता कि कहीं धर्मशाला में ठहरे हुए, यहाँ ठहरे हुए, यहाँ ठहरे। तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा, बसंत चतुर्वेदी, मेरा मथुरा गई था, उसने कहा यार मेरे पास एक फ्लैट है बड़े भाई का, वो खाली पड़ा हुआ है, तू आ जा जी, तू देख ले। बोला हाँ आ जा। तो मेरी कुल कमाई 20,000 रुपये थी, उसमें 2300 रुपये की टिकट ली, बाद बाकी 17,700 रुपये लेकर गए मुंबई आ गए। ये कौन सा साल था सर, वीरू सर, कौन से ईयर में? 89 पर काफी मेरे ख्याल से, काफी मेरे को जो टाइमलाइन, काफी टाइम लग गया आपको बॉम्बे आने में। हाँ, इनफैक्ट मैं पहले आना नहीं चाहता था। आई एम जस्ट गेसिंग, आने से पहले मैं कई फिल्में कर चुका था जी, मैं अंतहीन कर चुका था, आने से पहले मैं विनोद चोपड़ा की खामोश कर चुका था, आने से पहले मैं मैसी साहब कर चुका था फिल्म, है ना। ऐसा नहीं था कि वो, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ये थिएटर के मिलने वाले पैसों से जिंदगी तो नहीं गुजर सकती।
करेक्ट, वो नहीं हो पाएगा। आ जाओ अभी, और अभी भी अपने जिंदगी कोई बहुत जिंदगी हमने थोड़ी सी खराब भी की है। खराब इन द सेंस की है कि हम पैसे वाले लोग तो थे नहीं, तो एक टाइम पर अपन ने इस तरीके के भी काम किए जो कि अपन को नहीं करने चाहिए थे। अगर अपन को नहीं करते तो शायद जिंदगी में थोड़े से आगे होते। लोग होते हैं बहुत से लोग, लेकिन अपन ने कहा नहीं यार, अभी पैसे तो चाहिए, तो घर का किराया देना है तो देना है। हाँ नहीं, करेक्ट सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि तमस जैसी फिल्में क्यों बनना बंद हो गई हैं? उस तरह के माइंडसेट नहीं है, उस तरह की कहानी नहीं लिखी जा रही, या एक्टर करना नहीं चाहिए, या कोई कॉमर्शियल एंगल है इसका? कोई कॉमर्शियल एंगल नहीं है सर। क्या है, अच्छी फिल्मों के लिए आपके पास एक अच्छा प्रोड्यूसर का होना बड़ा जरूरी है। आपका प्रोड्यूसर क्रिएटिव हो तब आप काम कर सकते हैं, वरना क्या होता है, प्रोड्यूसर इस सिलसिले में रहता है कि उसको पैसे मिल जाए, सारी जिम्मेदारी दे देता है डायरेक्टर के पास। डायरेक्टर भी कुल मिलाकर के उसको वही करना पड़ता है जो कि प्रोड्यूसर चाहता है कि भैया इसमें एक रेप हो, एक माँ हो, एक बहन हो, एक मंदिर हो जहाँ पे जाके कोई कह सके कि आज तो बहुत खुश होगा तू, है ना। एक बनी बनाई थी एक पहले एक टाइम की इस तरीके की ग्रामर थी। अब क्या टूट रही है, बहुत सारी चीजें बदली हैं, ओटीटी के आने से बदली हैं, और ठीक है बहुत सारे लोग लड़के, एनएसडी के भी अभी हमारे अभी हाल फिलहाल देखा जाए तो काफी सारे लोग की वजह से एक चेंज आ रहा है, लगातार आ रहा है। वीरू सर, एनएसडी और एफटीआई में क्या फर्क है? व्हाट इज द एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। हाँ, वो फिल्म इंस्टीट्यूट है। अच्छा, फिल्म इंस्टीट्यूट में पहले एक्टिंग कोर्स था, अच्छा, फिर वो बंद हो गया, अभी कुछ सालों से फिर से दोबारा से शुरू हो गया है जी। तो वहां पर जो एक्टिंग सिखाई जाती थी एक टाइम पे, वो फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाई जाती थी। ओके, अभी आप शायद इस बात को ना समझे, मैं इसको थोड़ी सी क्लैरिटी कर दूं कि फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। थिएटर जो है आपको एक स्टेज पर करना पड़ता है, आप पूरे लॉन्ग शॉट में होते हैं, बहुत दूर खड़े होते हैं, तो आपको बड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है, लाउड होना पड़ता है, लोगों को समझ में आए, लोगों आपकी बात सुन पाए, लोग आपकी बातों को समझ पाए। फिल्म में आपको लेंस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। क्या बात? जैसे हम लेंस में अभी देख रहे हैं, जैसे हम लोग अभी लेंस में, अगर ये बिग शॉट है, अगर ऐसा करके ये क्लोज हो जाए और तो ये चीजें थोड़ी सी इसमें मैं अगर यूं कर दूंगा तो चाहे वो जेन्युइन हो लेकिन वो बड़ा गंदा दिखेगा। सही है ना, तो आपको लेंस के अकॉर्डिंग करना होता है, और ऐसा नहीं है कुछ सिखाता है, वो आप करते करते खुद सीख जाते हैं। वीरू सर, एक बात पूछना चाहूंगा कि इतना एनएसडी का इतना योगदान रहा है, इतने अच्छे अच्छे एक्टर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट से निकाले हैं, सिखाया है, और इतने सालों से एनएसडी काम कर रहा है, क्यों एनएसडी या दिल्ली पूरी की बात कहूंगा, वो बॉम्बे जैसा हब नहीं बन पाया फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में? उसका वो बहुत अच्छी बहुत बढ़िया बात पूछी है। दिल्ली में अभी लोग कुछ काम होने लगा है, दिल्ली में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। अच्छा। दिल्ली की लोग डिसिप्लिन नहीं है। मुंबई जो है बहुत डिसिप्लिन है। करेक्ट। अगर एक जूनियर आर्टिस्ट है, आज उसको वो जो कपड़े पहन करके आया, उसको बताया कि भैया 30 जुलाई को फिर से आना है इन्हीं कपड़ों में, वो धो धा के सब लेके आएगा, 30 जुलाई को उन्हीं कपड़ों में आ जाएगा। इसलिए क्योंकि उनकी एक एसोसिएशन है, अगर उसने ये नहीं किया तो वो एसोसिएशन से निकल जाए, उसको जिंदगी भर कभी काम नहीं मिलेगा। यहाँ पे हर किसी की अपनी एक एसोसिएशन है, द जूनियर आर्टिस्ट की भी है, तो मेकअप वालों की भी है, हर किसी की, एक सिंटा भी है, सिंटा एक्टर्स का, सिंटा एक्टर्स की, कि आपको आप उसके बने बनाए जो डिसिप्लिन है उसको आप खत्म नहीं कर सकते, आपको डायरेक्ट रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपके बारे में निकल जाएगा, प्लीज एक मैसेज निकल जाएगा, प्लीज इनके साथ मत काम कीजिए। अगर किसी ने ले भी लिया तो दूसरा एक्टर ऑब्जेक्शन उठा देगा, सॉरी सर हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, हमारी इंडिया से ये मैसेज आया हुआ है। करेक्ट। ये बात भी हो जाती है, जैसे कोई बहुत से प्रोड्यूसर्स आपके पैसे रख लेते हैं तो कभी उनको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं, तो उसके साथ फिर कोई सिंटा का एक्टर काम नहीं कर सकता। नहीं सर, ठीक भी है सर, किसी के पैसे थोड़ी ना मारने चाहिए। बिल्कुल, कहने को बहुत कुछ गड़बड़ियां होती हैं, लेकिन फिर भी क्या है, बेचारे एक्टर्स की भी मजबूरियां होती है। कोई बॉम्बे कोई बहुत आसान शहर नहीं है सर।
नहीं है। और भी क्या है, ऐसा मेरा मानना है, मैं हर जगह पे कहता भी हूँ, ये शहर नहीं है सर, ये बाजार है। बाजार, बहुत खूब, ब्यूटीफुल। आपको अपने आप को बेचना आना चाहिए और लोगों को खरीदना आना चाहिए। आप ये चाहें कि छोटे शहर में जैसे हर कोई हर किसी को जानता है, उसी से कभी किसी के घर चला गया, कुछ भी कह दिया, ऐसा यहाँ नहीं हो सकता सर। यहाँ पे आपको लोग अपने ही काम के लिए अखबार में पैसे दे करके लाख 2 लाख रुपया दे करके अपने बारे में छाप पाते हैं कि किसी तरीके से अपना नाम हो जाए। सच है, सच बोल रहे हैं आप, सच बोल रहे हैं। ये होता है सर। हाँ, होता है। इसे पार्ट इन द पार्सल ऑफ द फील्ड। आप जिस फील्ड में, उसका एक हिस्सा है, उसका आप करते हैं, तो उसको करते क्या करना पड़ता है, आप ये भी कह सकते हैं कि, और उसके अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। सर, जो यंगस्टर्स आते होंगे उनका क्या खर्चा होता होगा महीने का, कैसे निकालते होंगे जो यंग? और करता है कहाँ ठहरा हुआ है, हाँ, कहाँ ठहरा हुआ है, क्या जुगाड़ कर गया है। आजकल तो बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई हैं, बड़े बड़े लोगों ने एक्टिंग क्लासेस खोल रखी हैं विदाउट टेकिंग द नेम। वो उनको लूटते हैं एक्टिंग स्कूल के नाम पर। होगी एक्टिंग स्कूल से ही अगर एक्टिंग मिलनी होती तो फिर बात ही क्या थी। तो आपको होना पड़ेगा, आप या तो एक्टर हैं या नहीं है। नहीं है ना। एनएसडी भी क्या करता है, आपको एक्टर नहीं बनाता, आपको चैनलाइज करता है। आप जानते हैं आप अच्छे एक्टर हैं, आप कहीं वेस्ट कर रहे थे अपने आप को, वेस्ट मत कीजिए, चीजों को समझिए और इस लय पे काम करिए। वो एक चैनलाइज वाली वो होता है जी। थोड़ा सा पीछेगा, बहुत सारी मेरे पास भी देखिए अभी सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि सर आप हमारी आप इसको एक स्कूल खोल लीजिए ना, छोड़ दीजिए हमारे कुछ स्टूडेंट को हमें सिखा दिया करिए सर। मैं कहता हूँ यार तुम वैसे ही आ जाओ, मुझसे बात कर, कभी तुम्हारी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वैसे ही। नहीं सर, आपकी नेचर तो कमाल है, योर नेचर इज टू गुड। आज की तारीख में बड़ी आसानी से किसी भी लड़के से 20-25 हजार रुपये महीने बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं ना। आपने 10-20 स्टूडेंट ले लिए, 2 क्लासेस चला दी, आप 2.5 लाख हो गए महीने का आराम से। और 2-4 और अपने जानकारों को बुला लिया, उनको बुला लिया, भाई इनकी क्लास ले लेना। तो वो धंधेबाजी है, धंधेबाजी। वो थोड़ा सा मैं आई डोंट बिलीव इन दैट। कहने को मैं ऐसा नहीं है कि सारे लोग ही ऐसे हैं, नहीं, वो तो अच्छे भी होंगे। यस, देयर आर वेरी गुड पीपल भी होंगे, मुझे नहीं मालूम वो अच्छे लोग कौन कौन है, लेकिन होंगे। वीरू सर ये बताएं कि आज तक के जो आपके 3 रोल, which are the ones that really touch your heart, the 3 roles that you've done in films and in theater? देखो, बहुत एक एक्टर होने के नाते तो आपको हर काम पसंद करना चाहिए, आना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि हर काम आप पूरी सिंसियरिटी से करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ तमस के काम को मैंने बहुत एंजॉय किया। और एक फिल्म है जो कि चली नहीं, एनएफडीसी की थी, उसका नाम था टुन्नू की टीना। कभी मौका लगे तो आप देखिए, देखा था यूट्यूब पे है शायद। करेक्ट। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक सीरियल था अजनबी, जिसमें डैनी साहब थे। बहुत मुझे अच्छा आपको काम बड़े इंटरेस्टिंग से थे। या एक जस्सी मैं आ रहा था, मैं उसी पे ही आ रहा था सर। हाँ, वो एक और भी था अफसर बिटिया। इस तरह के कुछ काम थे, अभी वो है, लेकिन वो थोड़े से अच्छे काम थे। वो टेलीविजन के थे। फिल्मों में आप तमस कह सकते हैं, के टीटू की चूटी कह सकते हैं, बिच्छू कह सकते हैं, बर्दाश्त कह सकते हैं। अब भीड़ भी तो सर, भीड़ भी तो आई है आपकी लेटेस्ट। हाँ, क्या वीरेंद्र सर, अभी हमारी एक्टिंग की बात चल रही है, आपने 3-4 जो अच्छी फिल्मों के नाम गिनाए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ अक्सर होता है, अपना बजाया हुआ किसी के साथ मुझे वो 50-60 या 40-60 के करीब पसंद आता है कि नहीं, इसमें अभी इतना इंप्रूवमेंट बाकी रह गया मेरा, इसके अगर मैं दोबारा बजाऊं तो शायद इससे अच्छा मैं बजा पाऊं, क्योंकि अब मुझे समझ आई। तो ऐसा आपका कोई रोल जिसको आपने किया और आपको वो देखने के बाद आपको लगता हो कि हाँ, इसमें अगर ये मैं करता तो ज्यादा अच्छा रहता, हालांकि उसमें आपने 100% दिया होता है। एक एक्टर को यही करना चाहिए जी। अपना काम करने के बाद ये देखना चाहिए कि
इसमें और क्या हो सकता था जी। और कितना बढ़िया हो सकता था। दरअसल क्या है, एक और एक लाइन है, वंस अगेन मैं काफी रिपीट कर रहा हूँ उस बात को। No, that's fine. थिएटर जो है वो हैपनिंग है, वहां पे जो कुछ भी होता है वो हो जाता है। स्टेज पे जो हो गया वो हो गया, आप उसको Impromptu. Impromptu. वो हो हैपनिंग है। फिल्म जो है वो मेकिंग है, Happening and making. आपने किया नहीं हुआ, एक एक टेक और कर दिया, जी जी जी, एक टेक और कर दिया, एक टेक और कर दिया, बिल्कुल तो वो मेकिंग है। वो आप फिल्म को बनाते हैं, थिएटर बनता नहीं है, थिएटर हो जाता है। हो जाता है। उसलिए क्या होता है, फिल्म में आप मेकिंग में हैपनिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, कोशिश। ऐसा लगे कि ये हैपन ब्यूटीफुल सर। है ना। और थिएटर में आप मेकिंग की कोशिश करते हैं। कैसे? आपको मालूम होता है कि ये हुआ, इतने के बाद उस लाइट में जाके खड़े हो जाना, वहां पे एक स्पॉट आ रहा है, वहां पे तुमको खड़ा होना पड़ेगा। तो आपको आपका दिमाग कई जगह पे चल रहा होता है, आप उसकी मेकिंग में इन्वॉल्व जरा ज्यादा होते जी जी, है ना। तो वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज वो होती है। कंटिन्यूटी दिमागी तौर पर दिलो दिमाग में जो आप सोच रहे हो जिस जिस एक्ट के लिए, वो टूटती नहीं है इस फिल्म मेकिंग में। होती है, लेकिन आप हर आदमी के अपने अपने काम करने का एक तरीका होता है, कौन कैसे उसको मेंटेन करता है। जैसे कि अभी तो अगर हम लोग एक सिस्टम से में ही आ गया है, वरना पहले क्या होता था, मैं जब भी कोई सीन करता था तो मैं उस वक्त तक की सारी स्क्रिप्ट को पढ़ता था जी कि इस वक्त तक क्या हुआ, सो दैट आप उसके आगे जाए, आप उसके पीछे नहीं रहिए। जी कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ फिल्मों की पूरी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते, आप कहते हैं मुझे मेरे वाले सीन्स दो, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर आपको फिल्म का एंड पता लग जाए, आप वाइज हो जाते हैं, आप उसके लिए काम करने लगते हैं, आप उसके लिए, ट्रू, आप उसके लिए परफॉर्म करने लगते हैं। तो ब्यूटीफुल। उसमें आपकी ऑथेंटिसिटी जाती रहती है, आपके करेक्टर की ऑथेंटिसिटी जाती रहती है, क्योंकि करेक्टर को मालूम होता है कि एंड में ये होगा, तो आप सबकॉन्शियसली, क्योंकि एक्टर थोड़ा सेंसिटिव होता है, अब्सॉर्ब कर कॉन्शियसली ना करे लेकिन सबकॉन्शियसली वो उसके लिए वर्क करना शुरू कर देता है। तो कई बार ऐसा होता है कई प्ले में के मतलब फिल्म में कि आपको आप स्क्रिप्ट आ जाती है, लेकिन आप पढ़ते वही सीन है जो कि आपके आपको जहाँ जब और कह देते हैं कि बीच में अगर कोई चीज रह गई तो आप मुझे बता दें। जी वीरेंद्र सर, तो जैसे कि आप करते वक्त कि भाई ये कौन है, अच्छा इसको मैं जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, तो खत्म हो गई, मैं क्यों इसकी हिस्ट्री जानूं जब ये मुझसे एक नए आदमी की तरह से मिल ही रहा है। जी करेक्ट, ब्यूटीफुल। रिएक्ट एज इफ आई डोंट नो हिम एट ऑल। अगर मुझे उसके बारे में पता होगा तो मेरी आंखों में वो कहीं ना कहीं आएगा, जी कहीं ना कहीं वो दिखेगा कि वीरेंद्र सर, अब मैं अगर कहीं बजाने जाऊं तो अगर कोई गजल गा रहा है तो मुझे अगर उस गजल के जो अल्फाज हैं अगर वो समझ में आते हैं तो मैं अपनी जो बजाने की जो स्किल है मैं उसको उस तरह से जस्टिफाई कर पाऊंगा। अगर वो रोमांटिक है, वो सैड है या वो सूफियाना गजल है तो मुझे उस तरह से उसके साथ बजाना पड़ेगा। तो मुझे वो देखना पड़ता है, या मैं कथक के साथ बजा रहा हूँ या मैं किसी भजन के साथ बजा रहा हूँ, तो मुझे उस तरह की कंपोजिशन प्ले करने का मतलब मैं सोचता हूँ। तो एज एन एक्टर जब आपको कोई रोल दिया जाता है तो आप उस रोल के लिए क्या-क्या देखते हैं? उसमें इसमें क्या एलिमेंट्स आप देखते हैं उसमें? देखिए आपको हर सीन का एक म्यूजिक होता है। जी। जो आप कह रहे हैं ना, आप तो रिदम पे आ गए, हाँ आप जी। तो रिदम की वजह से कह रहे हैं। जी। हर इसीलिए एक हर सीन का एक म्यूजिक होता है, और जब एक म्यूजिक होगा तो उसकी एक रिदम भी होगी रिदम भी होगी। परफेक्ट। अपनी अपनी। अगर आप किसी के यहाँ गए हैं जिसकी ट्रेजेडी हो गई है तो सारी चीजें विलंबित होंगी, आप समझ रहे ना। हाँ जी। वहां कोई भी एक्शन बड़ा नहीं होगा, नहीं कुछ भी होगा। नहीं होगा। तेज आवाज नहीं होगी, आप जाएंगे, ब्यूटीफुल। क्या बात बैठेंगे, आंखों ही आंखों में लोगों से बात करेंगे, अपना दुख बताएंगे, है ना। वाह! तो सुपर। वो का एक उस वक्त का एक म्यूजिक हो गया, बहुत अच्छे। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो वो एक चीज है। जबकि आप एक पार्टी में जा रहे हैं तो आप घुसते कहेंगे हाँ कुछ भी जो भी है, फिर वो हाँ। उसकी बिल्कुल। अलग। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। और बहुत सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है कि आपने कितना स्क्रिप्ट को समझा, कितने करेक्टर को कितना समझा, जी। आप अपने करेक्टर को कितना समझते हैं। क्योंकि आपको फिल्म में करेक्टर दिखना ज्यादा जरूरी है, बजाय ये कहे कोई कि ये वीरेंद्र सक्सेना है।
वो नहीं कहना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि ये जस्सी का पापा है। सर आपके सारे कैरेक्टर है ही ऐसे। मैं कोशिश करता हूँ, या मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बात नाम की नहीं है, बात आप उस कैरेक्टर को इतना जस्टिफाई करें कि लोग बाग आपको वही आज भी समझने लगे। लोग हैं हाँ, जो मुझे जस्सी के पापा को लगती है। हाँ, मजा वीरेंद्र सर, एक बात कहना चाहूंगा जो कि मैं समझा, आपकी एक खनकती हुई आवाज जो कि आपको बहुत सारे वॉइस ओवर करता हूँ जी, वॉइस ओवर मेरे बहुत सारे करता हूँ। मेरी आवाज आपने काफी सारे, अगर आपके यहाँ तो वो ऐड आते नहीं है, बहुत सारे एड्स में मेरी आवाज होती है, बहुत सारे हैं वॉइस ओवर्स। नेम इन द वॉइस वर्ड आल्सो। वाल ये बस थोड़ा कॉस्टली हूँ तो लोग मेरा कम बुलाते। तो मैं बात कह रहा था कि आपकी आवाज और आपकी अदाकारी दोनों का जो समिश्रण है ना, सुमेल जिसे मैं कहूंगा, वो बाकियों से आपको अलग करता है। एक बार लता जी से पूछ लिया था कि आप आशा जी के जैसे क्यों नहीं गाती हैं, तो उनका कि उनका जोनर अलग है, मेरा अलग है, उनकी आवाज अलग है, मेरी अलग है, मैं उनके जैसा नहीं गा सकती हूँ। जो खनक है, इसीलिए जो आपका एक्टिंग करने का तरीका है और जो आपकी आवाज है वो इतना मतलब इतना दिलो दिमाग में उतर जाती है, जो कि बाकियों के लिए कम मैं समझता हूँ। वीरू सर भी था सर, मैं काफी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता था, अब नहीं बजाता। कौन सा सर? मेरा गाया हुआ मैं फिल्मों में गाया सर। अरे वाह सर। करके फिल्म में आप चाहे देख लीजिएगा, उसका सारा कबीर गाया है मैंने। अरे सारा मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप चाहे तो सुन ले सर। जी जरूर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते थे सर? इंस्ट्रूमेंट कौन? वीरू सर कौन सा? दर्पण एनएफडीसी की। आप बीच बीच में हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जब फिल्म का एंड आता है तो टाइटल्स में एक साथ सारे वो आते हैं, तो आप देख भी सकते हैं। मैं आपको अभी आपको सुना नहीं सकता, वरना मैं तो आपको यहाँ पे भी सुना सकता था। क्या बात वो मेरे इस पे है। आप ऐसे ही गा के सुना दीजिए हम लोग। ऐसे ही गा के सुना दीजिए। अरे नहीं, अभी अब वो नहीं रही। मैंने इंग्लिश ऑर्केस्ट्रा में गाया। अच्छा में गाया। कभी अच्छा वीरू सर अपना हॉलीवुड का भी आपका रहा है ना? यू हैव डन सम मूवीज इन हॉलीवुड। हाँ वो बस मुझसे एक अच्छा चांस निकल गया। एक बार मैं वो जो टर्मिनल करके एक फिल्म थी स्टीनबेक की, उसमें मैं शायद गुप्ता वाला रोल कर रहा था। अच्छा। बाद में उन्होंने फाइनली फिर अमेरिका नहीं लिया, 3 महीने उन्होंने मुझे होल्ड पे रखा। वो एक बड़ी फिल्म छूट गई मुझसे। बहुत बड़ी रोल फिल्म थी और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर भी था, लेकिन होता है। बाकी मैंने इनका स्टडी किए है, इस तरीके के थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ। वीरू सर ये बताएं, आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू दिस, हाउ वाज इट एक्टिंग विद ओमपुरी सर? इट्स ब्रिलियंट। वो मेरे सीनियर थे, मजेदार थे। हाँ। और बहुत मजा करते थे। मैं आपको कुछ उनके साथ के फोटोग्राफ भेज दूंगा आपके यहाँ। नहीं उस पे लगाएंगे सर 100%। बहुत मजा करते थे वो। घर आ जाते थे हमारे, तो ब्रिलियंट मैन। और वो भी थोड़ा सा उस टाइप वाले एक्टर्स थे जो कि बहुत ज्यादा मतलब कैरेक्टर पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करते थे। समझा, अंडरस्टैंड किया और दिल से कर दिया। स्पॉन्टेनिटी थी सर उनमें, स्पॉन्टेनियसनेस। कमाल के क्या स्क्रीन प्रेजेंस थी उनकी। गॉड ब्लेस हिज सोल। सर 3-4 एक्टर्स जिनको आपने देख के यू रियली फेल्ट दैट या दीस पीपल रियली एक्ट, आपके पीयर्स हो, आपके कॉम्पिटिटर्स हो, पीयर्स हो, हु डू यू थिंक आर वेरी गुड इन द इंडस्ट्री? तो मैं किसी को नहीं मानता, उन्हें मानना भी चाहिए, क्योंकि सारे लोग ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। बहुत खूब। हर बार अपने बारे में सोचना चाहिए कि आप क्या काम कर रहे हो। और अब तो एक ऐसी, अब तो बहुत अच्छे काम की उम्मीद भी थोड़ी सी कम ही हो गई कि एक उम्र के साथ साथ चीजें खत्म होती चली जाती है। लेकिन अरे नहीं सर, अभी तो बहुत रोल्स हैं, अच्छे एक्टर्स हैं। हर बार जरूरी है कि आपको राइट टाइम पे राइट रोल मिले। जैसे कि मेरे को ये तमस वाला मिला था, ये वो 76 में आया था, और मुझे बम्बई आ जाता तो मैं बहुत काम करता। क्योंकि बाद में मुझे किसी एक ने डांटा भी था कि जिन दिनों पूरा बम्बई पूछ रहा था वीरेंद्र सक्सेना, उन दिनों आप दिल्ली में थे, दिल्ली में आप एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त में एक बड़ा सा नाम हो गया था, हर अखबार हर मैगजीन में छपता था मैं, तो मेरे, लेकिन होता है वो भी एक फेज था, वो भी चला गया। और वो हम शायद हम उतनी चालाकियां जानते भी नहीं थे।
अब वो चालाकी थोड़ी सी जाननी चाहिए, बहुत जरूरी है। आपने ऑपरेटिव वर्ड यूज कर दिया है? आपने ऑपरेटिव वर्ड यूज कर दिया लाइफ का, चालाकी। वीरेंद्र सर, आपका मानना है कि भाई एक हर नए आर्टिस्ट को या जो एक्टिंग करने के लिए आता है बॉम्बे में, उनको भट्ट साहब के साथ काम करना चाहिए, काम करना जरूरी है सीखने के लिए? मैंने किया, क्योंकि भट्ट साहब का बहुत अच्छा सीन को एनालाइज करते हैं, बहुत अच्छा एनालिसिस है। भट्ट साहब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे इंसान, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से लोग हैं। मैंने भट्ट साहब के साथ कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन भट्ट साहब एक टाइम में मेरी काफी क्लोज था भट्ट साहब के। तो मैं उन्हीं के साथ शूटिंग पे जाता था, वो कहते थे तू आ जाना, तो मैं घर चला जाता था उनकी गाड़ी में बैठ करके। इस तरीके का एक फेज निकला था। फिर वो एक किसी बात तो कभी मुझसे नाराज हो गए तो हो गए, अब पता लगे। लेकिन वो उनके साथ जरूर काम चाहिए। अब तो खैर वो नहीं करते, बहुत कम काम करते हैं जी। और बहुत अच्छा एक सीन को अच्छा समझाते हैं वो। एक एक्टर को एक्टर बनने में बड़ी मदद करते हैं, उसके कैरेक्टर को बड़ी मदद करते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। तो चीजों को इस तरीके से आपके सामने प्लेस करते हैं कि एक एक्टर को अच्छा लगता है कि यार ये बात शायद मैं इस तरीके से नहीं सोच पा रहा था और मेरा डायरेक्टर ऐसा सोचता है, दिस इज द राइट वे। वीरेंद्र सर, कोई ऐसी मूवी किसी और की एक्ट की हुई, मैं उसी पे आने वाला था, एक्टिंग आप ये जो क्वेश्चन आपको चोरी अच्छा कर लगा हो, आपको लगता हो कि शायद ये मैं कर पाता, ये मुझे मिलना चाहिए था, ऐसा कुछ? ऐसे बहुत से काम है सर, ऐसे बहुत सारे काम है, एक काम थोड़ी है। मतलब आप हर अच्छे काम के बाद आपको लगता है कि ये काम बेसिकली मेरा था। आज की तारीख में क्या आप, चूंकि जो कुछ बड़े आज की तारीख में कास्टिंग कैसे होती है कि आप इन्फ्लुएंसर की होती है, बहुत बड़ी बात कि भाई आपके पास इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, इस तरीके से कास्टिंग होती है। आपका एक नाम हो गया है तो आपकी कास्टिंग उस तरीके से होती है। इसलिए नहीं होती कि इसके लिए ज्यादा फिट कौन है ना, इसके लिए एप्ट कौन है, वो एप्ट के लिए नहीं जाते। उनको ये नहीं चाहिए कि टू द की कौन है, टू द की के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं है। वो तो ये कि ये है यार, तो उससे थोड़े से पैसे, थोड़ा सा मार्केटिंग में प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। वक्त बदल गया सर, है वक्त बदल गया पहले से आज का। हाँ, बहुत थिंग्स होना भी चाहिए सर, डायनामिक मामला है। वीरेंद्र सर, एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया, अभी आप बात कर रहे थे कि टाइम से कोई काम आपको मिल जाए आपके हिसाब से या टाइम के हिसाब से, तो वो काफी इफेक्ट करता है। रोल, आपकी एक्टिंग का रोल और आपकी उम्र का तकाजा, ये दोनों पैरेलल चलते हैं, तो रोल के ऊपर उम्र हावी होती है या उम्र रोल के ऊपर हावी होता है? कैसे इक्वेशन होता है इसका? ऐसे तो कुछ नहीं होता, आप ये सब कुछ जो है वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर पे हावी होता है। टू गुड। आप तो एक्टर है, आप तो काम कर लेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि अरे नहीं सर आपकी उम्र इतना ज्यादा होगी। अच्छा वीरू सर, कमिंग बैक ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट, समता जी से यू मैरिड टू समता मैम, तो हाउ इज द इक्वेशन? वो प्लेज राइट करती हैं क्या? वो बहुत अच्छी वो एक बहुत बड़े राइटर की बेटी है जी, तो बहुत लिखाती हैं, उन्होंने काफी सारे प्लेज लिखे हैं और कविताएं बहुत सारी लिखती हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। आप गूगल पे डाल करके गूगल कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। करेक्ट। और हम लोगों ने मिलकर एक फिल्म भी लिखी है, अच्छा, लव इन मथुरा करके, वो मैंने लव इन मथुरा, उसमें मैं भी था। वो हाँ, वो मथुरा की कहानी है बेसिकली। हमारे एक दोस्त हैं, मतलब प्रसून पांडे, शायद आपने सुना हो, बहुत बड़े हेड फिल्म मेकर हैं, उनके लिए लिखी थी। अगर कभी बनेगी तो बनेगी। इससे इंटरेस्टिंग स्टोरी, छोटे शहर की कहानी है। वो मेरी वाइफ तो लिखाती रहती है, तो वो भी शायद अभी आजकल किसी एक फिल्म में मतलब लिखने में वो है। अभी तो गई हुई है, वो 4 धाम की यात्रा पे चली गई, अपनी मदर बुआ। अच्छा, 4 धाम की यात्रा। खूब बारिशों का आनंद ले रहे हैं। हाँ, बहुत बुरा हाल है सर। मैं तो डरा हुआ है कि वो आएंगी वापस नहीं आएगी। जब वो जा रही तो मैंने कहा भैया एक सेल्फी दे जाओ।
सर सीधे इसलिए जाने की। Oh my God. Too good, sir. Too good. सर जाते जाते आपका वैसे तो एक सेकंड बहुत सारी अमरजीत, बातें हैं। अमरजीत एक सेकंड हाँ यार, पहले एक सुना सर, एक सुना पहले वीरू सर के लिए, ऐसे जाते जाते नहीं, पहले सर के लिए। नहीं, आपके जाने ऐसे से कर पहले जाएगा। सुना दूं। मैं अभी पिछले कॉन्सर्ट में एक चीज बजाई थी कि अगर घोड़ा, क्लासिकल घोड़ा दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, उसकी जो टाप की आवाज है। अब क्लासिकल है तो उसमें चेंजेस होंगे कि अलग अलग उसकी रिदम्स होंगी। सर इज वर्ल्ड क्लास सर, ही इज तबला मेस्ट्रो। तो अच्छा अमरजीत, अपना सीक्रेट क्वेश्चन। हाँ अभी आते हैं। कुछ अभी मैं बैठा हुआ था तो एक फिल्म देख रहा था, उसमें केशव मुखर्जी साहब झूमते हुए चल रहे थे। उनको देख के लगा कि इसकी भी एक रिदम है, जैसे अभी आप हमारी बातचीत की, उठने बैठने की, चलने की, सबकी एक रिदम है। तो उसकी जो रिदम मैंने कैच की, तबले में मैं सुनाता हूँ कि वो आदमी संभलता है, फिर थोड़ा सा लड़खड़ाता है, फिर बैठता है ऐसे। वेरी गुड यार अमरजीत। एक बड़े की बात है कि हाँ। तो मुखर्जी साहब दारू नहीं पीते थे। हाँ ये देखिए, ये कमाल की बात है। दारू नहीं पी, लेकिन सारे रूल्स उन्होंने वही किए। बहुत रूल्स। अमरजीत एक सर एनी आप पूछ लो अमरजीत को। सर ऐसी आपके इस कैरियर की के दौरान, एक्टिंग के कैरियर के दौरान ऐसा कोई रोल जो आपके दिल को छू गया हो, जो कि हमेशा यादगार बन के आपके लिए रहा कि नहीं, मतलब उसको याद करते ही आपको लगता है कि आप खो जाते हैं उसमें कि भाई क्या बात है भाई, ऐसा वो टची रोल जिसे मैं कहूंगा। किसी और के काम की बात कर रहे हैं? आपके अपने काम? नहीं, आपके काम की। आपने वो रोल किया है? मैं काफी कुछ तमस के लिए ही कह सकता हूँ। तमस के लिए, वाह। वही, क्योंकि तमस इट वाज ए वेरी डिफिकल्ट रोल। जी। हाँ, तो लेकिन वो मैंने उसके लिए काफी कुछ किया था। तो वो एक चीज अच्छा लगता है कि वो एक अच्छा काम किया, तो उसे एंजॉय करता हूँ। बहुत अच्छा किया सर, काम अच्छा नहीं, बहुत अच्छा किया। आप तभी से दिलो दिमाग में बैठे हुए हैं हमारे। वीरू सर, you have another 100 years to go and more than another 100 movies and theaters to do. Hope. Yes, thank you very much. So 100 years में बहुत तकलीफों में मरना तो आराम से चुपचाप निकलने आने वाली बात होनी चाहिए। नहीं ऐसे निकलने नहीं देंगे सर। आपसे बहुत जल्दी हम फिर से रूबरू होंगे। We'll meet and thank you very much for coming on our show, sir. Thank you so much, sir. ठीक है, okay.